स्टडी दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगा आसान भाषा में इतिहास, विज्ञान और महत्वपूर्ण टॉपिक। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि आप सीखें तेजी से, समझें गहराई से और बने एक स्मार्ट लर्नर। तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप और अफ्रीका इतने पास होने के बावजूद इनके बीच कोई ब्रिज क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम दूरी की बात करें ना, तो ये सिर्फ लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ 14 किलोमीटर? मतलब बड़े शहरों में तो लोग रोज इससे ज्यादा लंबा सफर तय करके अपने ऑफिस पहुंचते हैं। सही बात है। फिर भी आज तक कोई पुल नहीं बन पाया। आखिर इसकी असली वजह क्या है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में, या यूं कहें इस चर्चा में, हम इसी सवाल का आसान और मजेदार तरीके से जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी लोकेशन को। यूरोप और अफ्रीका के बीच जो जगह है ना, उसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। अच्छा, तो ये वही जगह है जहां अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर मिलते हैं, है ना? हाँ, एकदम सही। ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। यानी ये सिर्फ दो महाद्वीपों को अलग नहीं करता, बल्कि दो बड़े समुद्रों का मिलन भी यहीं होता है। बिल्कुल। और जब दो विशाल जल निकाय एक संकरे रास्ते से मिलते हैं, तो वहां की स्थितियां बहुत जटिल हो जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब दूरी इतनी कम है तो ब्रिज क्यों नहीं बनाया जाता? इसका पहला कारण है बहुत ज्यादा गहराई। गहराई मतलब कितनी गहरी है ये जगह? हमारी जो रिसर्च नोट्स है, उनके अनुसार इस इलाके में समुद्र की गहराई कुछ जगहों पर 900 मीटर तक पहुंच जाती है। अरे बाप रे, 900 मीटर! मतलब अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी इसमें डाल दें, तो वो भी पूरी तरह डूब जाएगी। हाँ, उसकी चोटी भी सतह तक नहीं आ पाएगी। इतनी गहराई में पुल के पिलर खड़े करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बात बताइए, आज की आधुनिक तकनीक तो बहुत उन्नत है। हम गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करके तेल तो निकालते हैं, है ना? हाँ, बड़े बड़े ऑयल रिग्स होते हैं। तो फिर उसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पिलर क्यों नहीं खड़े कर सकते? मतलब आज की तकनीक भी इसे आसान क्यों नहीं बना पाई है? देखिए, तेल निकालने और पुल बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। तेल निकालने के लिए जो पाइप नीचे जाते हैं ना, वो लचीले होते हैं। अच्छा। वो पानी की लहरों के साथ थोड़ा हिलडुल सकते हैं। लेकिन एक पुल का पिलर लचीला नहीं हो सकता। अगर पिलर हिलेगा तो उसके ऊपर बना हाईवे टूट जाएगा। हाँ, ये तो है। पुल को तो एकदम स्थिर होना चाहिए। बिल्कुल। और इस गहराई के साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण है तेज समुद्री धाराएं। तेज धाराएं मतलब पानी का बहाव? हाँ, यहाँ अटलांटिक ओशन का पानी मेडिटेरेनियन सी में आता है और दोनों की धाराएं आपस में टकराती हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये आपस में टकराती कैसे हैं? मैं बताती हूँ। असल में यहाँ दो अलग अलग धाराएं एक ही समय पर बह रही हैं। सतह के पास अटलांटिक का हल्का पानी पूरब की तरफ जाता है। अच्छा, और नीचे? 900 मीटर नीचे भूमध्य सागर का भारी और खारा पानी पश्चिम की तरफ बहता है। मतलब एक ही जगह पर पानी ऊपर से एक दिशा में जा रहा है और नीचे से दूसरी दिशा में? बिल्कुल। इस वजह से पानी का फ्लो बहुत तेज और अनस्टेबल रहता है। बाप रे, ये तो किसी भी पिलर को बीच में से मरोड़ कर रख देगा। एकदम सही कहा आपने। ऐसे में ब्रिज को स्टेबल रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो गहराई और पानी का बहाव तो हो गया, लेकिन मान लीजिए हमने कोई सुपर स्ट्रॉन्ग पिलर बना भी लिया, तो क्या बात बन जाएगी? नहीं, क्योंकि तीसरा कारण है भूकंप का खतरा। भूकंप पानी के नीचे? हाँ, क्योंकि यह क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल पास स्थित है। अच्छा, मतलब जमीन के नीचे की चट्टानें जो खिसकती हैं। हाँ, यहाँ यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ भूकंप आने की संभावना हमेशा रहती है। जरा सोचिए, अगर इतना बड़ा और महंगा पुल बन भी जाए और फिर भूकंप में डैमेज हो जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। और इसी से हमारा चौथा कारण जुड़ता है बहुत ज्यादा खर्च। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। इतने गहरे पानी में और भूकंप वाले इलाके में निर्माण करना सस्ता तो नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ ब्रिज बनाने में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया के अमीर देशों की बात करें, वो तो इतना पैसा जुटा ही सकते हैं ना? जुटा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कई देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा,
जो कूटनीतिक रूप से आसान नहीं है। और कोई भी देश ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाएगा जहां एक भूकंप से सब कुछ तबाह हो सकता है? बिल्कुल, निवेश वहीं होता है जहां सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी हो। सही बात है। अच्छा, अब तक हमने पानी के नीचे की बात की, क्या पानी के ऊपर सब कुछ ठीक है? नहीं, पांचवा कारण पानी के ऊपर ही है, जहाजों की आवाजाही। मतलब समुद्री ट्रैफिक? हाँ, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। हर दिन हजारों बड़े जहाज यहाँ से गुजरते हैं। तो क्या हुआ? हम पुल को इतना ऊंचा नहीं बना सकते कि जहाज आसानी से निकल सके? सुनने में आसान लगता है, लेकिन आज के मालवाहक जहाज 70 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। अच्छा, तो पुल को उससे भी ऊंचा बनाना पड़ेगा? हाँ, कम से कम 80-90 मीटर ऊंचा। अब सोचिए, 900 मीटर नीचे गहराई, अस्थिर धाराएं और पानी के ऊपर 90 मीटर ऊंचा ढांचा। और उस ऊंचाई पर हवा का दबाव भी तो बहुत भयंकर होगा। बिल्कुल, ऐसा करना इंजीनियरिंग के लिए एक बुरा सपना है और यह निर्माण को और भी मुश्किल और महंगा बना देता है। वाकई, प्रकृति ने यहाँ एक गजब की दीवार खड़ी कर रखी है। तो अब सवाल आता है, क्या फ्यूचर में ये कभी संभव है? क्या इस सपने को छोड़ दिया गया है? छोड़ा तो नहीं गया है। कुछ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने ब्रिज और टनल दोनों के आइडियाज दिए हैं। टनल मतलब समुद्र के नीचे से रास्ता? हाँ, जैसे कि समुद्र के नीचे टनल बनाना, ठीक वैसे ही जैसे यूके और फ्रांस के बीच चैनल टनल है। अरे वाह, ये तो बहुत शानदार आइडिया है। पानी की धाराएं और जहाज़ों की समस्या तो इससे अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अभी तक ये आइडिया सिर्फ प्लानिंग और डिस्कशन तक ही सीमित है। ऐसा क्यों? टनल बनाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत फिर से गहराई की है। 900 मीटर नीचे जाने के लिए ट्रेनों को एक बहुत ही हल्का ढलान चाहिए होता है। समझ गया। मतलब सुरंग बहुत लंबी बनानी पड़ेगी। हाँ, 14 किलोमीटर के बजाय सुरंग 40 से 50 किलोमीटर लंबी हो जाएगी और भूकंप का खतरा तो वहां भी रहेगा ही। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निष्कर्ष ये है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच ब्रिज न होने का कारण सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल, जैसे गहराई, तेज धाराएं, भूकंप का खतरा, भारी खर्च और शिपिंग राउट। लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान इस चैलेंज को भी जीत ले। हाँ, इंसान ने पहले भी कई नामुमकिन लगने वाले काम किए हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में तकनीक के बल पर यह सुरंग या पुल बन जाता है तो दो अलग-अलग संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और महाद्वीपों के इस तरह सीधे जुड़ जाने से दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये दुनिया को और करीब लाएगा या नई उलझनें पैदा करेगा? यही तो सोचने वाली बात है। हम अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। बिल्कुल। अगर आपको आज की ये चर्चा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टडी दुनिया से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।